नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है और नेशनल एग्जीक्यूटिव इसमें बुलाए गए हैं, जिसके अंदर आपको बता दें कि यह मंथन हो रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं उस बात पर चर्चा है कि जो लगभग 150 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, उस कमजोर स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। आपको यह भी बता दूं कि 2024 तक लोकसभा चुनाव के पहले 13 राज्यों का चुनाव होना है, जिसके अंदर मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम ये राज्य हैं। और इसमें आपको बताएं कि नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में अछूता कर दिया गया था, ना वहां कोई विकास था, ना कोई योजनाएं थी और केवल आंदोलन वहां से सुनाई देते थे, मोदी सरकार ने वहां विशेष ध्यान दिया है। और इसीलिए लग रहा है कि अब नॉर्थ ईस्ट भी भारतीय जनता पार्टी से अछूता नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी संगठन की कमजोरी है, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर भी चिंतन होगा। और तेलंगाना में कैसे अपना आधार बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी इस मीटिंग में जो दिल्ली हो रही है 2 दिन की, इसमें चर्चा की जाएगी। पूरे देश की नजर है, जहां 30 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 37 प्रदेशों के अध्यक्ष और लगभग 350 बड़े नेता दिल्ली में जुटे हैं। सबकी नजर इस बात पर भी है कि जो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का पूरा हो रहा है, तो क्या इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या इनकी जगह कोई नया चेहरा, उसको ये पार्टी की कमान दी जाएगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि जो मेरा अपना आकलन है, गुजरात चुनाव को देखते हुए CR पाटिल एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया था और यह पहली बार नहीं है। ये CR पाटिल जो गुजरात के अंदर एक बड़ा चेहरा है, वो उनको पहले ही जिम्मेदारियां दी गई हैं और उनको शायद ये देखा गया कि कैसा काम करते हैं, तो मोदी जी का जो बनारस लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, उसका भी प्रभार इनको दिया गया था। और इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की भी ये रणनीति में शामिल रहे हैं। इनकी रणनीति के कारण अच्छी खासी जीत मिली है, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पकड़ रखते हैं। और इन्होंने एक नया प्रयोग गुजरात में किया, जो पन्ना प्रमुख बोलते थे उसके बजाय इन्होंने वहां समिति बनाई और वहां समितियां बना करके बाकायदा इन्होंने बूथ समिति के जरिए जिस तरह से गुजरात में प्रयोग किया और वो बहुत सफल रहा, उसकी तारीफ मोदी जी ने भी की थी जब वो जीत के रिजल्ट सामने आए थे। तभी से लगाया जा रहा था कि CR पाटिल को प्रमोशन मिल सकता है, जो मेरा अभी तक का आकलन है। हालांकि सारे मीडिया चैनल ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, उनको विस्तार दिया जा सकता है, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन हिमाचल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, वहां दिखाई दिया कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में चूक गए। वहीं अनुराग ठाकुर दूसरा नाम था और इसलिए माना जा रहा था कि अनुराग ठाकुर को भी संगठन में लिया जाएगा, मंत्रिमंडल से उनको बाहर किया जाएगा। जेपी नड्डा जी के कार्यकाल बढ़ाने के बजाय उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा और CR पाटिल को पार्टी की कमान दी जाएगी। अभी तक मेरा आकलन है कि CR पाटिल ही वो प्रबल एक दावेदार है, कार्यकर्ताओं की पसंद है और मोदी जी की भी पसंद है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि कई सारी चीजें देखते हुए कई बार फैसलों को बदलना पड़ता है, कुछ गणित लगाना पड़ता है। जैसा मैंने कहा, हिमाचल को लेकर के वहां केवल 2 ही चेहरे हैं, एक जेपी नड्डा, दूसरा वहां है अनुराग ठाकुर। यदि एक को बाहर कर दिया जाता है, एक को नहीं हटाया जाता है या दोनों को हटा दिया जाता है, तो फिर वहां कोई तीसरा नेता नहीं है। और इसीलिए यह ध्यान रखा जाएगा कि हिमाचल में कोई एक कद्दावर नेता ऐसा हो जिसके बल पर हिमाचल के संगठन को खड़ा किया जाए। तो एक ये बदलाव दिखाया जा रहा है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, अभी भी हालांकि मोदी जी हमेशा चौंकाने के लिए जाने जाते हैं और
मोदी जी का फैसला खुद जो वो करने वाले हैं, उसके पहले कोई भी आकलन वो बेमानी है, केवल अनुमान लगाया जाता है। मेरा अनुमान अभी भी सीआर पाटिल को अध्यक्ष बनाने को लेकर है और मेरा आकलन यह है कि सीआर पाटिल ही पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन 1%, केवल 1% मैं ये सोच रहा हूं, यदि सीआर पाटिल को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जैसा मैंने कहा हिमाचल की स्थितियों को देखते हुए, तब उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाना तो लगभग तय मानिए। जो मेरे सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, और अगर पार्टी का उपाध्यक्ष सीआर पाटिल को बना दिया गया तो समझ लीजिए कि जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन उपाध्यक्ष रहते हुए सीआर पाटिल पूरे देश में जो संगठन है उसको मजबूती और नयापन देने के लिए, जैसा कि वो जाने जाते हैं, निश्चित रूप से काम करेंगे। क्योंकि ये पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी का जो हाई कमान है, जिसमें मोदी जी, अमित शाह, ये दो नाम ऐसे हैं जिनके ये चहेते हैं, क्योंकि इनका काम बोलता है। और इसलिए मेरा आकलन है कि या तो पार्टी के अध्यक्ष, नहीं तो पार्टी के उपाध्यक्ष। और पार्टी का उपाध्यक्ष बनकर भी बहुत बड़ा कद हो जाता है किसी नेता का, अगर वो एक प्रदेश की राजनीति कर रहा है। आपको बता दें, ये जो सीआर पाटिल हैं, इनको मैंने पहले भी आपको बताया, इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ और इसलिए महाराष्ट्र की नब्ज को अच्छे से जानते हैं। गुजरात इनका कर्म क्षेत्र है और गुजरात में जिस तरह से इन्होंने काम किए हैं, आज गुजरात के कार्यकर्ता, उनके मुंह पर यदि कोई नाम है अमित शाह जी के बाद, मोदी के बाद तीसरे नंबर पर, वो है सीआर पाटिल। तो आप उसी बात से समझ सकते हैं। और गुजरात में जिस तरह की जीत हासिल हुई है, वो फॉर्मूला अगर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लागू करती है, जिस तरह से मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, मैं उत्तर प्रदेश देख रहा हूं, कई राज्यों में चुनाव के दौरान जाना हुआ है, हमने देखा है कि वहां पार्टी के उच्च अधिकारी और पार्टी का बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है, उसमें कहीं ना कहीं एक गैप है, एक दूरी है। आम बूथ का कार्यकर्ता किसी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी के पास वो एक बिल्कुल सहज रूप में उसकी पहुंच से दूर है और इसलिए कहीं ना कहीं एक गैप बना रहता है। सीआर पाटिल के साथ ऐसा नहीं है। जेपी नड्डा जी को लेकर ये चर्चा रहती है और हमने देखा भी है, उनको कोई ये नहीं कह सकता कि सहज रूप से कोई भी जाकर उनसे बातचीत कर लेगा या कोई अपना काम है उसको करा लेगा, तो कहीं एक है। लेकिन उसके बावजूद भी संगठन की अपनी एक मजबूरी होती है और ये देखते हुए कि क्योंकि चुनाव राज्यों के 13 राज्यों के वो सर पर हैं और ऐसे में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं की जा सकती, लेकिन सीआर पाटिल को भारतीय जनता पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है, जो अमित शाह जी का वर्किंग स्टाइल है, उससे मैच करता हुआ ही कोई व्यक्ति वहां संगठन में रहेगा। हालांकि जेपी नड्डा जी को जब अध्यक्ष बनाया गया था, उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि ये छात्र राजनीति से यहां आए हैं और छात्र राजनीति में यह माना जाता है कि उसकी पकड़ कार्यकर्ताओं तक रहती है, क्योंकि छात्रों के बीच काम करने का जो अनुभव जिसके पास है, कम से कम वो यूथ को अपने साथ जोड़ता है। लेकिन जेपी नड्डा जी के 3 साल के कार्यकाल में कई सफलताएं भी मिली हैं, ऐसा नहीं है, संगठन मजबूत हुआ है, कई अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी महसूस कार्यकर्ताओं को हुई है जिसकी उम्मीद थी कि वो एक छात्र नेता का अनुभव लिए हुए हैं तो वो कुछ करेंगे। तो अभी भी मेरा आकलन यह है कि सीआर पाटिल को या तो अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष बनाकर उनको ताकत दी जाएगी। और निश्चित जानिए कि अगर वो उपाध्यक्ष भी बनते हैं तो जैसी उम्मीद कार्यकर्ताओं को गुजरात में थी और गुजरात में वो इंप्लीमेंट हुआ, वैसा पूरे भारत में होने वाला है। संगठन में मूलभूत परिवर्तन किए जाएंगे और जो पार्टी लाइन से इधर उधर की बातें करने वाले नेता हैं, उनको आप समझिए कि इस समय बख्शने के मूड में नहीं है, उनको साइड कर दिया जाएगा। कोई मंत्रिमंडल में है उसको बाहर करके संगठन में लिया जाएगा और जहां कहीं नेताओं को लेकर के आपसी मनमुटाव है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के को लेकर के कुछ स्थानीय जो स्थानीय लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनका कुछ सामंजस्य और कुछ बड़े नेताओं का आपसी तालमेल की कमी, इसके कारण से सूत्र ये कह रहे हैं, जो मेरा आकलन है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, उनको संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इतना तय है। और इसी तरह से जो राज्य का चुनाव है उसको प्रमुखता से देखा जाएगा और इसलिए
यहां जो ये सब हो रहा है इसको लेकर के जो थीम है इस बैठक का, उसमें मेन रूप से इस बात पे फोकस है कि गुड गवर्नेंस फर्स्ट। इस थीम पर ये आगे आने वाले दिनों में काम होने वाला है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन सबको एक फॉर्मेट दिया गया था कि भाई आप अपने काम की व्याख्या करिए कि जो पार्टी का अपना जो घोषणा पत्र था चुनाव के समय, उस समय 2019 में पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे, किस मंत्री ने फील्ड में जमीन पर कितना काम किया, उसके आधार पर मंत्रिमंडल से आउट करना या मंत्री पद छोटा करना, यानी कैबिनेट मंत्री से राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस तरह के फेरबदल की भी चर्चा इसी कार्यकारिणी की बैठक में होना माना जा रहा है। और इसीलिए यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब मिलकर के रणनीति तैयार करेंगे। और यह तो पक्का है कि 2024 के चुनाव के पहले 13 राज्यों पर पूरा फोकस पहले रहेगा और उसी का परिणाम जो रहेगा वो 24 में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए रणनीति बनी है। और यहां आपको बता दें, जो गुजरात मॉडल है उसकी चर्चा हमेशा रहती है। तो पार्टी में गुजरात मॉडल यानी 51% वोट पड़ना कम से कम हर बूथ पर, उसकी चर्चा है। और इसमें CR पाटिल वो उस मॉडल को पूरे देश में इंप्लीमेंट करके और कार्यकर्ताओं में एक जोश लाने का काम, कार्यकर्ताओं तक पकड़ वो कैसे हो, एक राष्ट्रीय पदाधिकारी का जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं या जिले स्तर के पदाधिकारी हैं उनसे सामंजस्य कैसे हो, इस सब पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। और यह बैठक रणनीति बनाने के लिए की जा रही है। इस रणनीति में जैसा मैंने कहा, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का आधार अभी उतना नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने नाम लिया छत्तीसगढ़, राजस्थान खास तौर पे, क्योंकि वहां भी 2 गुट ऐसे हैं, जो सिंधिया गुट है, एक दूसरा गुट है। अब इन दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं है। तो लेकिन अब साफ संदेश है कि इस बैठक में ऐसे सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, उनको बिठा करके सीधी बात की जाएगी कि भाई यदि आप इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते तो ठीक है, आपके रास्ते अलग अलग कर दिए जाएंगे। एक सरकार में आ जाइए, एक संगठन में आ जाइए, लेकिन संगठन में ढील बिल्कुल नहीं चलेगी। सरकार को भी जो नुमाइंदे बुलाए गए हैं, केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री, उनको भी कहा जाएगा कि अब आप अपने क्षेत्र में जनता की सेवा में, जिस तरह का थीम है उस थीम को देखते हुए अब कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उस पर ध्यान दें। उसमें मुस्लिम महिलाओं के कल्याण की बातें और खास तौर पे जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनका ध्यान रखना। और G20 समिट को लेकर भी, क्योंकि भारत को अध्यक्षता मिली है, उसको कैसे हम राज्यों में जब वो प्रतिनिधि जाएंगे उसको कैसे अपने प्रेजेंस करेंगे, कैसे हम अपने प्रदेश की खूबियों को बताएंगे, उनका वेलकम कैसे करेंगे, इसको लेकर भी इसी बैठक में रणनीति बननी है। कुल मिलाकर सबकी नजर है। अब इसके बाद ही पता लगेगा कि भाई फाइनल जो मीटिंग होगी उसमें किसका नाम है। लिफाफा बंद है, वो लिफाफा खुलेगा। लेकिन जैसा मैंने आकलन बताया वो मेरे सूत्रों के हवाले से है और मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जो मेरा आकलन है कि भाई इसमें ये सब चीजों पर चर्चा हो सकती है। देखते हैं CR पाटिल को क्या जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन इतना तो तय है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। वंदे मातरम।